नमस्कार। मौत का इंतज़ार करना कितना भयानक होता होगा ना। जब एक व्यक्ति जानता है कि वो कुछ ही दिनों में मरने वाला है, उसके परिजन जिस पर उसने अपना जीवन खर्च किया था। सोच कर देखिए कि यदि हम किसी पर अपना जीवन खर्च करें और वही हमारे जीवन से अलग हो जाए तो। सोचिए कि जब व्यक्ति जानता है कि वो कुछ ही दिनों में मरने वाला है और उसके परिजन जिस पर उसने अपना जीवन खर्च किया था, वो सब एक एक करके उसका साथ छोड़ने के लिए विवश है। इस भयानक परिस्थिति में व्यक्ति कितना अकेलापन महसूस करता होगा, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन कृष्णा सोबती जी ने यह अंदाजा लगाने का प्रयास किया है। उनकी कहानी है बादलों के घेरे में। इन्होंने यही अंदाजा लगाने का प्रयास किया है। तो प्रस्तुत है हमारी आज की कहानी बादलों के घेरे। लेखिका है कृष्णा सोबती जी। इस कहानी का सारांश कुछ इस प्रकार है। दरअसल हमारी आज की कहानी में 3 चरित्र है, रवि, मन्नू और बुआ। रवि की जो बुआ है वो मन्नू की चाची है, और जो मन्नू है, जो इस कहानी की नायिका है, मन्नू टीबी के भयंकर रोग से ग्रसित है। दरअसल ये उस दौर की कहानी है जब टीबी का इलाज काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। इस कारण जिस व्यक्ति को टीबी हो जाता था उसे संपूर्ण परिवार से विवशतापूर्ण अलग रखा जाता था। मन्नू टीबी से पीड़ित है और सब जानते हैं कि वो अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगी, और इस संक्रामक रोग से बचाने के लिए, अन्य पूरे परिवार को बचाने के लिए मन्नू को भुवाली के कॉटेज में अकेला रहना पड़ रहा है। भुवाली एक पहाड़ी जगह में एक क्षेत्र का नाम है। वहाँ भुवाली के कॉटेज में मन्नू अकेली रहती है। कभी कभी जब वो काफ़ी ऊब जाती है तो वो अपनी चाची अर्थात रवि की बुआ के घर पर आ जाती है, किंतु बुआ भी संक्रामक रोग के भय से उसे अपने यहाँ अधिक दिन नहीं ठहराना चाहती है। वो उससे जानबूझकर आत्मीय व्यवहार नहीं करती है। यद्यपि उनका हृदय कचोटता है, लेकिन वो मन्नू से रूखा व्यवहार करने के लिए विवश है। जैसे ही मन्नू आती है, या तो वो मन्नू को घूमने के लिए बाहर भेज देती है या फिर स्वयं अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर चली जाती है और पूरा प्रयास करती है कि परिवार का कोई भी सदस्य मन्नू के संपर्क में ना आए, क्योंकि उसे एक संक्रामक रोग है। जब भी मन्नू आती है तो बुआ अपने मन ही मन ये प्रार्थना करती है कि ये जल्दी से जल्दी यहाँ से चली जाए, और मन्नू इस बात को समझती भी है। वो अपनी चाची यानी रवि की बुआ के प्रेम को भी समझती है और उनकी इस विवशता को भी समझती है और अपने संक्रामक रोग के भय को भी समझती है। ऐसे ही एक दफ़ा जब मन्नू वहाँ आई हुई थी, तब रवि अपनी बुआ के यहाँ आता है और पहली बार मन्नू को देखता है। मन्नू के प्रति उसका आकर्षण बढ़ जाता है, वो उसके प्रति आकर्षित हो जाता है और वो उसे पसंद करने लगता है। बुआ उसके इस आकर्षण को समझते हुए उसे चेतावनी देती है कि रवि देखो, मन्नू टीबी से पीड़ित है और अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगी, उसकी मृत्यु बहुत निकट है। बुआ की इस कठोर चेतावनी के बावजूद भी रवि मन्नू से मिलने के लिए कई बार भुवाली के कॉटेज में जाता है और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। किंतु मन्नू की बीमारी और उसकी सुनिश्चित मृत्यु को देखते हुए, ना चाहते हुए भी दोनों अपने कदम पीछे खींच लेते हैं, और रोती हुई मन्नू एक दिन अत्यंत उदास मन से रवि को वापस भेज देती है। धीरे धीरे रवि मन्नू की यादों से बाहर आता है और मीरा नाम की एक सुंदर युवती से विवाह कर लेता है। 10 वर्षों तक वो अत्यंत सुखद वैवाहिक जीवन व्यतीत करता है, जो कि किसी भी व्यक्ति का स्वप्न हो सकता है। किंतु 10 वर्षों के इस सुखी जीवन के पश्चात अचानक उसे एक बीमारी घेर लेती है। एक लंबी बीमारी के पश्चात हुई जांच में
ये ज्ञात होता है कि अब रवि को भी टीबी हो चुका है और उसकी मृत्यु सुनिश्चित और अत्यंत निकट है। आज रवि उसी भुवाली के कॉटेज में पड़ा हुआ अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा है, जिसमें एक दिन मन्नो थी। रवि अपने सुखद जीवन में कुछ इस प्रकार खो गया था कि उसने मन्नो को एक पत्र भी नहीं लिखा था इस बीच, और यहाँ तक कि मन्नो की मृत्यु भी हो गई। बुआ ने उसे इस बारे में बताने का प्रयास किया, किंतु उसने अपनी बुआ को बीच में ही टोक दिया और कहा कि मैं कुछ नहीं जानना चाहता उसके बारे में। लेकिन आज जब रवि भी उसी भुवाली के कॉटेज में पड़ा है, अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा है, तब उसे रह रहकर मन्नो याद आती है। जिस प्रकार मन्नो को उसके परिजन अकेला छोड़ने के लिए विवश हो गए थे, उसी प्रकार रवि के भी परिजन उसे अकेला छोड़ने के लिए विवश है। उसकी पत्नी मीरा अपने बच्चों को लेकर उससे मिलने के लिए कॉटेज में आती है और अपने बच्चों से उसके पैर छूने के लिए कहती है, लेकिन उसके बच्चे ही उसके पास नहीं आना चाहते। उन बच्चों की आंखों में अपने पिता के प्रति पहचान का भाव तो कहीं था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ भय का भाव था। स्नेह की तो बात ही मत कीजिए। मीरा भी अधिक आत्मीयता नहीं दिखा पाती है, यद्यपि वो फूट फूट कर रोती है, किंतु वो भी रवि को छोड़कर जाने के लिए विवश है। वो रवि से अत्यंत प्रेम करती है, किंतु उसके पास रवि से दूर चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उन नन्हे बच्चों का भविष्य सामने खड़ा है। कुछ घंटे रुककर मीरा और बच्चे वापस चले जाते हैं और रवि फिर से अकेला रह जाता है। इस भयानक अकेलेपन में उसे आती है मन्नो की याद, और उसे आभास होता है कि मन्नो ने कैसे इतना भयंकर अकेलापन झेला होगा और कैसे कितनी पीड़ा से उसे मृत्यु प्राप्त हुई होगी। इस कहानी में दरअसल मृत्यु को बादलों के घेरे में चले जाना कहा है। भुवाली के कॉटेज में अकेला पड़ा रवि खिड़की से बादलों के घेरे को देखता हुआ सोचता है कि जैसे एक दिन मन्नो इन बादलों के घेरे में समा गई थी, वैसे ही मैं भी इस भयंकर अकेलेपन से जूझता हुआ एक दिन इन्हीं बादलों के घेरे में समा जाऊंगा। इसी बिंदु पर ये कहानी समाप्त होती है। इस कहानी की संवेदना की यदि बात करें तो ये कहानी पाठक को पढ़ने पर एक बार का भ्रम होता है कि शायद रवि को उसके कर्मों का फल मिला, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है, ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता ये है कि नई कहानी आंदोलन की कहानियाँ कर्म फल में विश्वास नहीं रखती है, वो सिर्फ जीवन का सत्य दिखाती है। और इस कहानी में कृष्णा सोबती जी यह दर्शाना चाहती है कि जीवन में कभी न कभी प्रत्येक व्यक्ति भयंकर अकेलेपन का शिकार अवश्य होता है। इस कहानी की दूसरी कड़ी ये है कि हमारा समाज बीमार व्यक्तियों के प्रति कितनी अधिक उपेक्षा का भाव रखता है। वो उपेक्षा चाहे विवशतापूर्ण हो या फिर उपेक्षापूर्ण हो, लेकिन विवशता से की हुई उपेक्षा भी बीमार व्यक्ति को अत्यंत मानसिक पीड़ा पहुंचाती है। शिल्प की यदि बात की जाए तो इसकी भाषा अत्यंत सरल सहज बोलचाल की भाषा है। प्रतीकों की बात की जाए तो बादलों के घेरे यहाँ पर मृत्यु का प्रतीक है, जिसमें एक दिन हर व्यक्ति समा जाएगा। चरित्रों की बात करें तो सिर्फ आवश्यक चरित्र ही है, चरित्रों की भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, और चरित्रों को उनके महत्व के अनुपात में ही स्थान दिया गया है। और ये चरित्र स्वाभाविक है, ये चरित्र लेखिका के हाथों की कठपुतलियाँ नहीं है, ये चरित्र तो परिस्थितियों की कठपुतलियाँ हैं। परिस्थिति इन्हें अपने हिसाब से नचाती है। और कथानक की बात करें तो कथानक बिखरा हुआ है, जो कि नई कहानी आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता है। इस कहानी को पढ़ने के बाद में पाठक संवेदना के स्तर पर इतना आगे जरूर बढ़ा होगा कि अब अगर उसे अपने आसपास कोई अकेलेपन से जूझता हुआ व्यक्ति दिखेगा
तो वो उसका शायद मजाक ना बनाए, शायद उससे बैठकर कुछ बात करे। अगर उसे अपने आसपास कोई बीमार व्यक्ति दिखता है तो वो उसकी उपेक्षा ना करे, उसे मानसिक पीड़ा ना पहुंचाए। यदि हम इतना भी योगदान कर पाते हैं तो हमारी मनुष्यता धन्य है। यही तो साहित्य है ना, जो हमें हमारे संवेदनात्मक स्तर पर आगे ले जाता है और एक मनुष्य को अन्य सभी जीवों की पीड़ा समझने में और उन्हें सहयोग करने के योग्य बनाता है। धन्यवाद।